हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम जो आज की क्लास में नाभिक की आवश्यकता, आवेश घनत्व वितरण या आवेश त्रिज्या मापन के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट वाली क्लास थी उसके अंदर हमने न्यूट्रॉन की खोज तक पढ़ लिया था। अब आगे जो है वो नाभिक की आवश्यकता, आवेश घनत्व वितरण। मैंने बताया था आवेश घनत्व वितरण मतलब किसी भी एकांक आयतन के अंदर कितने आवेश को वितरित किया गया है वो तो उसके आवेश घनत्व के वितरण को बता देगा। तथा हमने ये भी पढ़ा था कि नाभिक का घनत्व कितना होता है या उसका मान किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तथा साथ में नाभिक के अवयव तथा नाभिक की त्रिज्या तक के बारे में पढ़ लिया था। अब आज की जो क्लास है उसके अंदर नाभिक के आवेश तथा आवेश घनत्व वितरण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों को मालूम है कि नाभिकीय आवेश या एक नाभिक जो होता है रदरफोर्ड के मॉडल और भी बहुत सारे मॉडल थे जिसके आधार पर यह बताया गया कोई भी नाभिक जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, एक गोलाकार आकृति होती है जिसके अंदर जिसके अंदर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है। आवेश का वितरण तथा उसके द्रव्यमान का वितरण जो होता है एक समान रूप से होता है। उस वजह से उसका जो आयतन कैसा होता है, न्यूनतम आयतन होता है। और न्यूनतम आयतन जो होता है उसमें किसी भी प्रकार के पदार्थ या आवेश या द्रव्यमान का वितरण हमेशा क्या होता है, एक समान रूप से होता है। तो आज हमको पढ़ना है आवेश त्रिज्या का मापन। आवेश त्रिज्या नाम से पता चल रहा है कि जहां तक उस पदार्थ नाभिक के अंदर केंद्र से जहां तक उसके पदार्थ या उस पदार्थ के आवेश का वितरण होगा, उस वितरण आवेश वितरण या उस दूरी को नाभिक के केंद्र से उस दूरी को क्या बोलेंगे, आवेश त्रिज्या बोलेंगे। तो आवेश त्रिज्या को पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए नाभिक आवेश क्या होता है। नाभिक आवेश क्या होता है, केंद्र से नाभिक के पृष्ठ की दूरी के बीच में जो आवेश वितरित होता है उसी आवेश को कौन सा आवेश बोलते हैं, नाभिकीय आवेश बोलते हैं। तथा उसी एकांक दूरी के अंदर या उसी एकांक आयतन के अंदर जिस आवेश का वितरण जो होता है या जितना आवेश होता है उस आवेश को क्या बोलेंगे, नाभिकीय घनत्व वितरण। मतलब एकांक आयतन के अंदर आपने कितना आवेश का वितरण किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, आवेश घनत्व वितरण बोलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या कि इसी के अंदर आवेश त्रिज्या का मापन के लिए कुछ बिंदु है तथा कुछ परिभाषा है उसके बारे में पढ़ेंगे। या इस आवेश त्रिज्या का मापन करने के लिए किस किस प्रकार के किन पार्टिकलों का उपयोग किया जा सकता है, किन किरणों का उपयोग किया जाता है या किन किरणों का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन से दो महत्वपूर्ण विधियां या दो या तीन जो महत्वपूर्ण विधियां है जिसके द्वारा आवेश त्रिज्या का मापन किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जब हम नाभिकीय या आवेश त्रिज्या के ऊपर जाते हैं उससे पहले हमको ये बता देना था कि नाभिकीय पृष्ठ क्या होता है। नाभिकीय पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिस पृष्ठ के अंदर उसी नाभिकीय पदार्थ का घनत्व क्या बाहर वाले या दूसरी तरफ की तुलना में अधिक होता है तो उस पृष्ठ को कैसा पृष्ठ बोलते हैं, नाभिकीय पृष्ठ। मतलब ये ऊपर वाला पृष्ठ होता है। आप देखोगे तो इसके अंदर जो इस पदार्थ इसी के पदार्थ का घनत्व क्या होगा, बाहर वाले की तुलना में क्या होगा, अधिक होता है। तो वो वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाता है, नाभिकीय पृष्ठ कहलाता है। नाभिकीय त्रिज्या क्या होगी, अब आपको मालूम है कि त्रिज्या क्या होगी, उसी पृष्ठ की उसी नाभिक के केंद्र से जो दूरी होगी उसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय त्रिज्या बोलेंगे। मतलब यहाँ से इस केंद्र से इस पृष्ठ के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय त्रिज्या बोलते हैं। तो पृष्ठ क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, उसके बारे में हम ये कहेंगे कि नाभिकीय पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके अंदर उसी पदार्थ का घनत्व बाहर के पृष्ठ के दूसरी तरफ की तुलना में अधिक हो तो उस पृष्ठ को हम कौन सा पृष्ठ बोलेंगे, नाभिकीय पृष्ठ बोलेंगे। तथा नाभिकीय त्रिज्या वह त्रिज्या होती है जो कि केंद्र से उसी नाभिकीय पृष्ठ की दूरी को बताती है। तो इस प्रकार की दूरी या इस दूरी को केंद्र से इसी दूरी को इसी नाभिकीय पृष्ठ की दूरी को हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय त्रिज्या बोलेंगे। तो पृष्ठ के अंदर उस परिभाषा में क्या लिखेंगे, नाभिकीय पृष्ठ में नाभिकीय पृष्ठ वह पृष्ठ होता है, वह पृष्ठ जिसमें पृष्ठ के अंदर नाभिकीय पदार्थ का घनत्व पृष्ठ के दूसरी तरफ से अधिक हो तो इस पृष्ठ को
नाभिकीय पृष्ठ कहते हैं। तथा हम ये भी कहेंगे कि केंद्र से, नाभिक के केंद्र से पृष्ठ की दूरी, पृष्ठ की दूरी क्या कहलाएगी? नाभिकीय त्रिज्या कहलाती है। मतलब ध्यान रखना, ये दोनों परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पृष्ठ की क्या परिभाषा होगी तथा नाभिकीय त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्योंकि अगर इन दोनों के बारे में मालूम है तो हम ये भी बता सकते हैं कि आवेश त्रिज्या का क्या होगा, मापन किस प्रकार से कर सकते हैं, आवेश घनत्व का वितरण क्या होता है। तो नाभिकीय पृष्ठ तथा नाभिकीय त्रिज्या के बारे में अगर हमको मालूम है तो हम बता सकते हैं कि उस नाभिकीय बंधन पदार्थ का जो घनत्व होगा, उस नाभिकीय पदार्थ का जो घनत्व केंद्र से जितनी दूरी तक होता है, या उसी नाभिकीय आवेश का वितरण केंद्र, नाभिकीय केंद्र से जिस दूरी तक होता है उसी दूरी को हम क्या बोलेंगे? आवेश त्रिज्या बोलेंगे। अब नाभिकीय वितरण हो गया या नाभिकीय आवेश त्रिज्या या नाभिकीय पृष्ठ के बारे में हमने पढ़ लिया। जो अब हम आगे ये बताना है कि इस नाभिकीय आवेश वितरण या इस आवेश त्रिज्या मापन के लिए कौन से पार्टिकल उपयोग में लिए जा सकते हैं, कौन से नहीं लिए जा सकते। तो इसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि अगर हमको नाभिकीय त्रिज्या या आवेश त्रिज्या का मापन करना है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी है, तो अगर हम कोई भी कण किसके ऊपर, नाभिक के ऊपर, या जैसे मान लो कि ये नाभिक है, इसके ऊपर किसी भी कण को हम क्या करें, कण को अगर इसके ऊपर आपतित कर रहे हैं या इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं या कोई भी कण इसके नजदीक आ रहा है, तो वो कण इस नाभिक के आवेश त्रिज्या के बारे में जानकारी देगा या नहीं देगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? वो इस कण या किरण की किस चीज के ऊपर, तरंग दैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपको मालूम है तरंग दैर्ध्य क्या होती है? दो मैक्सिमम बिंदुओं के बीच की दूरी को बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये दो कैसे एक समान दिखने वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। अगर यह तरंग दैर्ध्य इस नाभिक की त्रिज्या की कोटि, हम लोगों को मालूम है नॉर्मली नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो कितने 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। अगर 10⁻⁻15 मीटर की कोटि अंदर इस तरंग दैर्ध्य का मान होगा तो वो कण या किरण क्या करेगी? उस नाभिक की आवेश त्रिज्या है उसमें आवेश वितरण, आवेश घनत्व वितरण का क्या करेगी? जानकारी दे सकती है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई भी कण जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो, या उसकी किरण की तरंग दैर्ध्य या उसके तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो, 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होगा या से अधिक होगा, तो उस कंडीशन के अंदर वो कभी भी इस नाभिक के अंदर आवेश घनत्व वितरण के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। जैसे ये सबसे सिंपल एग्जांपल है दृश्य प्रकाश। आप दृश्य प्रकाश के बारे में जानते हो, दृश्य प्रकाश की कितनी कोटि होती है? 10⁻⁻7 मीटर कोटि की इस किरण की तरंग दैर्ध्य होती है। उस वजह से इसका मान आप देख रहे हो तो नाभिक की त्रिज्या से डबल इसका मान है। उस वजह से कभी भी दृश्य प्रकाश द्वारा नाभिक के आवेश या उसकी आवेश त्रिज्या के मापन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि मैंने
प्रभाव के अंदर नहीं आ पाती, जिसके वजह से हम क्या कर नहीं कर सकते, इस उस ऊर्जा की गामा किरणों के द्वारा भी हम किसके नाभिक की त्रिज्या या आवेश घनत्व वितरण या आवेश त्रिज्या के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अब दो पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हम उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन, उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन, अब हम उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, नाभिकीय त्रिज्या का मापन कर सकते हैं, नाभिकीय त्रिज्या या नाभिकीय आवेश त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। पर इसका कारण क्या होता है, इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता आवेश त्रिज्या के मापन के लिए? इसका कारण ये होता है कि आपको लोगों को मालूम है, जब न्यूट्रॉन जो होता है, जब हम उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन, मान लो कि ये न्यूट्रॉन, ठीक है, इस ये उच्च ऊर्जा का न्यूट्रॉन जब इसको नाभिक के पास हम या किसी नाभिक के पास हम इंसिडेंट करते हैं, तो आप देखोगे कि नाभिक के पास में जाते समय ये नाभिक से के ऊपर इसको प्रकीर्णन या इसके ऊपर नाभिक के ऊपर इसको आपतित करते हैं, तो इसका प्रकीर्णन जो होगा या ये जो भी इसके न्यूट्रॉन के अंदर या इसके न्यूट्रॉन के पथ के अंदर प्रकीर्णन पाया जाता है, वो किसके कारण होता है, या इसके अंदर जो अन्य क्रिया होती है न्यूट्रॉन की नाभिक के साथ, वो नाभिक के बल के कारण होती है। किसका? नाभिक के बल के कारण होगी, या इनके जो बीच नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कण होते हैं, उनके नाभिक के बल के कारण उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन के साथ में क्या होते हैं, नाभिक के बल के कारण अन्य क्रिया होती है। लेकिन हमको मालूम है किसी भी नाभिक के आवेश त्रिज्या का मापन करना, तो उनके बीच में मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड नियम के अंदर बताया था कि नाभिक की त्रिज्या का मापन किस आधार के ऊपर किया जाता है, वो है कूलॉम प्रतिकर्षी बल के कारण। लेकिन यहाँ पे इस न्यूट्रॉन तथा इस नाभिक न्यूट्रॉन के उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन किरणों तथा सूक्ष्म कणों तथा नाभिक दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कूलॉम प्रतिकर्षण बल के कारण इनके अंदर किसी प्रकार का कोई कूलॉम प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। उसके अलावा न्यूट्रॉन तथा नाभिक के अंदर जो नाभिक के कण होते हैं, उनके बीच में कैसा नाभिक के बल के कारण अनन्य क्रिया होती है। उस नाभिक के बल के कारण अनन्य क्रिया के कारण हमें प्रकीर्णन या फिर उस नाभिक की आवेश त्रिज्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो ध्यान रखना, कोई भी किरण अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं नाभिक के ऊपर, तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि इस नाभिक के द्वारा किसी भी किरण के ऊपर कौन सा बल लगे, कूलॉम प्रतिकर्षी बल लगे, कूलॉम प्रतिकर्षी बल या कूलॉम बल लगे। तो उस कंडीशन में अगर प्रकीर्णन होता है या फिर वो कण नाभिक से टकराकर वापस भी जाती है, तो भी हम क्या पता कर सकते हैं, उस आवेश त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। लेकिन नाभिक की उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन या सूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्वारा यह चीज नहीं होती, जबकि उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में क्या लगता है, उनके बीच में लगती है उनके बीच में जो होता है वो नाभिकीय बल या नाभिकीय प्रबल नाभिकीय बल का क्या होता है, प्रभाव होता है कणों के बीच में। उस वजह से भी हम उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन या फिर सूक्ष्म कण के रूप में और भी कौन सा प्रोटॉन जो होता है, उसके द्वारा हम कभी भी क्या जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, आवेश त्रिज्या का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि नाभिकीय बल जो होता है वो कहाँ तक प्रभावी होता है, 10 की घात -15 मीटर तक, मतलब इसके भीतर क्या होता है, नाभिकीय बल प्रभावी होता है। तो आपको मालूम है कि नाभिक या आवेश त्रिज्या का मापन या आवेश त्रिज्या की जो कोटि होगी या नाभिकीय त्रिज्या की कोटि जो होती है वो कितनी होती है, 10 की घात -15 मीटर होती है। लेकिन प्रतिकर्षी बल क्या होता है, कूलॉम प्रतिकर्षी बल इससे बाहर की तरफ होता है। तो उस वजह से जो इसके संपर्क सतह तक या नाभिक की सतह तक कोई भी कण आके अगर टकरा के वापस जाता है या विचलित होकर वापस जाता है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या क्या है। लेकिन कूलॉम या नाभिक के बल तो उसी नाभिक के अंदर है, तो इस वजह से कभी भी हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते, उस ऊर्जा के न्यूट्रॉनों के द्वारा भी नाभिक की त्रिज्या या आवेश घनत्व त्रिज्या के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। चौथा पॉइंट है कि हम किसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, इस नाभिकीय या आवेश त्रिज्या का मापन या आवेश घनत्व का वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो है उस के बारे में जो बताया था वो हॉफस्टाइनर ने बताया था। हॉफस्टाइनर ने उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का क्या किया था, इंसिडेंट किया था किसके ऊपर, नाभिक के ऊपर उनको आपतित किया। उस वजह से हमको क्या पता चला, क्या उसकी नाभिक या उसकी आवेश त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका कारण क्या था कि हम लोगों को मालूम है अगर कोई भी पदार्थ में कोई भी कण या कोई भी पार्टिकल हम इंसिडेंट करते तो उनकी तरंग दैर्ध्य होती है, वो तरंग दैर्ध्य का मान
समीकरणों के द्वित प्रकृति के आधार के ऊपर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि जो उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है, आपने जो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को आपने किसके ऊपर आपने इंसिडेंट किया, जिसकी मानो कि ये उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है, पुंज, ये इलेक्ट्रॉन पुंज है जिसकी ऊर्जा लगभग मालूम है कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कणों को अगर हम नाभिक के ऊपर क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक या कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ, कोई नाभिक या परमाणु उसके ऊपर इंसिडेंट होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो है इस नाभिक के बीच में कौन सी अन्योन्य क्रिया होगी? एक तो कौन सी? कूलॉम अन्योन्य क्रिया, या तो वो नाभिक के साथ भी कर सकता है या फिर इसके बाहर की तरफ उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ भी कर सकता है। मतलब कूलॉम अन्योन्य क्रिया के कारण ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो है या कोई भी इलेक्ट्रॉन की किरण जो है वो क्या होगी, इस नाभिक के नजदीक से नजदीक वाले बिंदु तक जाएगी। तो उस वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, इस कूलॉम अन्योन्य क्रिया के कारण इस इलेक्ट्रॉन पुंज के द्वारा, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस नाभिक के आवेश वितरण या आवेश घनत्व वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका कारण क्या होता है, तो कूलॉम अन्योन्य क्रिया, दूसरी इसकी उच्च ऊर्जा, इस उच्च ऊर्जा के द्वारा हम अगर क्या करें, लैम्डा बराबर h अपॉन t, ये क्या होगी, d ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अगर हम कोई भी कण, अगर हम किसी भी कोई भी कण जो जिसके द्वारा अगर हम नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं या नाभिक आवेश त्रिज्या का मापन करना चाहते हैं, तो इस सूत्र के द्वारा अगर हम लैम्डा का मान ज्ञात करें या उस कण की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर लें और उसका मान अगर किस कोटि में 10⁻⁻15 मीटर की कोटि में आता है, किसी भी कण की तरंग दैर्ध्य का मान, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कण के द्वारा क्या कर सकते हैं, आवेश त्रिज्या का मापन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी ज्यादा जरूरी ये है कि उस कण तथा नाभिक के बीच में कौन सा बल, कूलॉम प्रतिकर्षी बल कार्य, कूलॉम अन्योन्य क्रिया अगर कार्य करती है तो ही हम क्या कर सकते हैं, उस कण के द्वारा क्या कर सकते हैं, नाभिक और अगर उस कण के बीच में कूलॉम अन्योन्य क्रिया अगर कार्य करती है तो ही उस कण के द्वारा हम उस नाभिक की आवेश त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लो कि नाभिकीय बल उसके ऊपर कार्य हो जाए उस कण के ऊपर, तो उस कंडीशन में हम कभी भी नाभिकीय त्रिज्या या आवेश त्रिज्या का मापन नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर मान लो कि 200 मेगावाट के बराबर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर के इलेक्ट्रॉन को जब हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो हमको मालूम है कि एनर्जी का सूत्र क्या होता है, P/2 me। तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या बन जाएगा, h/√2me। एनर्जी का मान मालूम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको मालूम है तथा h का मान हमको मालूम है। जब इन तीनों का मान हम इसके अंदर रखते हैं लैम्डा के अंदर, तो लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, लैम्डा की वैल्यू आप लोगों के लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि की, 6.62 × 10⁻⁻15 मीटर कोटि की आती है। लगभग इतनी तरंग दैर्ध्य होती है इसकी, जो कि क्या है 10⁻⁻15 मीटर, थोड़ी सी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज को किसके ऊपर आपतित करेंगे, नाभिक के ऊपर आपतित करेंगे, किसी भी प्रकार जिस नाभिक के हमको आवेश त्रिज्या का मापन करना है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस नाभिक की आवेश त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। अब इस आवेश त्रिज्या का मापन करने के लिए मैंने दो मेथड यूज की गई। एक तो कैसा, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन, इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन किसके द्वारा, नाभिक के द्वारा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके बीच में, उस दोनों के बीच में क्या लगेगा, नाभिक उस नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलॉम प्रतिकर्षी बल या कूलॉम आकर्षी बल के कारण क्या होगा, उन दोनों के बीच में विचलन होगा। हमको मालूम है कि कोई भी कण अगर किसी भी पार्टिकल को आकर्षित करता है तो एक मैक्सिमम सीमा तक उसको आकर्षित कर सकता है, उसके बाद में भी उनके बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षी बल लगता है, जिससे भी वो अपनी दिशा को क्या कर सकता है, परिवर्तित करता है। उस वजह से भी इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, नाभिक के द्वारा होता है। उस प्रयोग को किसने किया था, बॉब स्टीडर ने किया था, जिसके द्वारा क्या किया गया था, आवेश त्रिज्या का मापन किया गया था। दूसरा था मेसोन या म्यून एक्स किरण। अब देखोगे एक्स किरणों की ऊर्जा का भी मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब इन किरणों की भी ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होती
हम लोगों को जिस कोटि की अल्फा कण या जिस कोटि के कण हमको चाहिए होती, किरण पुंज चाहिए होती, वो भी इस मेसन वाले या मिस मेसन या म्यून एक्सटर्नल मिल जाती है, जिसके वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, आवर्त त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने अभी तक टोटल कितने 4 पॉइंट बताए, 4 पॉइंटों के बारे में बताना हमने कि कौन कौन से पॉइंट थे, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट था कण की तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए, लेस देन होना चाहिए किसे, नाभिकीय त्रिज्या कोटि से, लेस देन या इक्वल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ में अन्योन्य क्रिया नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल है गामा किरणों का, गामा किरणों का इलेक्ट्रॉन के साथ में प्रबल अन्योन्य क्रिया। तीसरा पॉइंट, किसी भी कण द्वारा, किसी भी सूक्ष्म कण का सूक्ष्म कण पर नाभिकीय बल प्रभावी न हो। तो ध्यान रखना, मेनली ये इंपॉर्टेंट है क्या, कोई भी कण जिसको हम नाभिकीय पर इंसिडेंट करके उसकी आवेश त्रिज्या का मापन करना चाहते हैं, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो, 10⁻⁻⁻⁻ मीटर से कम हो। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी कण या कोई भी किरण उस नाभिक या उस परमाणु के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का उस किरण के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, उसके साथ में कोई भी अन्योन्य क्रिया न हो। तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी सूक्ष्म कण आपने उस परमाणु के ऊपर आपतित किया या उसके ऊपर उस परमाणु के नाभिक की आवेश त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए उसके ऊपर इंसिडेंट किया, तो प्रकीर्णन के दौरान उनके बीच में सिर्फ कूलॉम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का एक प्रभाव हो, नाभिक के बल का कोई प्रभाव न हो, तो उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आवेश त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। जिसके लिए सिर्फ मैंने 2 नियम या 2 विधियां उपयोगी रही, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि और दूसरी मेसन एक्सटर्नल विधि। इनका कारण ये था कि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि में जब हम हाई या उच्च ऊर्जा के हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को जब नाभिक के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की जो तरंग किरण पुंज की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 10⁻⁻⁻⁻ मीटर की कोटि की होती है। उस वजह से इस प्रकीर्णन विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आवेश त्रिज्या का मापन कर सकते हैं या फिर आवेश घनत्व के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि, ये इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि नाभिकीय आवेश त्रिज्या या आवेश त्रिज्या घनत्व निकालने के लिए सही साबित क्यों हुई, उसका मेन कारण ये था कि जो उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है, हम लोगों को मालूम है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को जब हमने किसी भी नाभिक के ऊपर इंसिडेंट किया, तो उस कंडीशन में अगर इस इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा इतनी हो कि आप मालूम है कि नाभिक के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच में कूलॉम अन्योन्य क्रिया होगी, तो उस कूलॉम अन्योन्य क्रिया के बाद एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित हुए होगा। लेकिन इसके लिए मेन जरूरी ये है कि जो आपने इलेक्ट्रॉन पुंज डाला उसकी जो किरण की तरंगदैर्घ्य है उसका मान क्या होना चाहिए, नाभिक की त्रिज्या की कोटि से कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। वो निकला, उसी वजह से क्या हुआ कि ये विधि जो है इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि या जो ऑब्स्टेकल का प्रयोग है वो सफल हुआ। तो मैं ये बता देता हूं कि आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो पुंज विधि या ये इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि थी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आपतित किया गया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इतने के करीब ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन आपतित किया, तो उसकी तरंगदैर्घ्य के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिसके कारण से ये विधि सक्सेस हो गई। तो आप मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के इंसिडेंट किया जाता है, तो इनके बीच में क्या होगा, कूलॉम
जिसका मान कितना है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आपतित कर रहे इस नाभिक के ऊपर आपतित कर रहे, तो इसके अंदर इस ई का मान किसका, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान रखेंगे, साथ में जो कि प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻³ तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के मान को अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो उसके साथ में हम लोगों को किसका मान पता चल जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पुंज की या जो हमने इलेक्ट्रॉन हमने किसके ऊपर आपतित किया है, नाभिक के ऊपर आपतित किया है, उसकी आवेश ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, तो उस चीज के बारे में हमको पता चल जाएगा कि इसकी तरंग दैर्ध्य का मान कितना आता है। तो उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा उसकी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या तथा उसके प्लैंक नियतम, जो प्लैंक नियतम कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके बारे में मालूम हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्ब्डा का मान निकाल सकते हैं। ये मान इस समीकरण में या इस लैम्ब्डा बराबर h/√2mE में रखने पर जो लैम्ब्डा की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, लगभग 6.62 × 10⁻15 मीटर। इतनी जो वैल्यू है, इस आधार के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी आवेश किसी भी परमाणु के आवेश त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। सर यहाँ पे 9.1 × 10⁻⁻⁷ किलोग्राम। अब अपन c², मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु की द्रव्यमान को, किसी भी एक कण के द्रव्यमान को भी अगर हम निकालना चाहे ऊर्जा के रूप में, वो किसके क्या हो सकता है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति c² के रूप में भी हम उसके द्रव्यमान को लिख सकते हैं। जब हम ये सारी वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो हमको जो लैम्ब्डा की वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, 6.62 × 10⁻15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने तरंग या जो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन को हमने किसके ऊपर इंसिडेंट किया, नाभिक के ऊपर इंसिडेंट किया, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आवेश त्रिज्या का मापन या आवेश घनत्व वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि के अंदर जो लैम्ब्डा का यूज किया है, जो इलेक्ट्रॉन को यूज किया, वो तो सही शब्द। अब आगे जो पढ़ा जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में वो होगा हॉक स्टैंडर्ड प्रमेय, जो कि इसी विधि के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर हॉक स्टैंडर्ड एक इलेक्ट्रॉन पुंज को स्वर्ण पट्टिका के ऊपर डाला, इंसिडेंट किया, तो उस इंसिडेंट के द्वारा वो जो उस स्वर्ण पट्टिका के नाभिक के द्वारा वापस अलग अलग कोणों के ऊपर विचलित हो रहा था, उस आधार के ऊपर उसने उसके अंदर आवेश घनत्व वितरण तथा उसकी आवेश त्रिज्या के बारे में जानकारी थी, जो कि मैक्सिमम पॉइंट से मिनिमम मतलब 90% से 10% के बीच में परिवर्तित हो रही थी। उसके बारे में इस हॉक स्टैंडर्ड की विधि या इस इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि के बारे में हमको जान रही है, उस नाभिक के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो सकती थी, क्या हो सकती थी, या उसमें आवेश घनत्व का वितरण किस प्रकार से होता, उसके बारे में हॉक स्टैंडर्ड प्रयोग के अंदर बताएंगे।